कहानी की शुरुआत मैथ्यू से होती है, जो हमेशा से अकेला है और अपनी पहली नॉवेल समवन फ्रॉम बिहाइंड को खत्म करने में पूरी तरह डूबा हुआ है। वो एक अनाथ था जो बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था और एक मशहूर लेखक बनने का सपना देखता था। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि उसकी नॉवेल किसी पब्लिशर को पसंद आ जाए, जिससे उसकी जिंदगी और माली हालत दोनों बदल जाए। वो रोज एक दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करता था और एक कार्गो ट्रक पर हेल्पर था। उसके काम में हर तरह का सामान लादना और उतारना शामिल था, खाने पीने और कपड़ों से लेकर टॉयलेट के कचरे तक, और कभी कभी तो कॉलेज के स्टूडेंट्स का सामान भी शिफ्ट करना पड़ता था। एक दिन यूनिवर्सिटी कैंपस में डिलीवरी करते हुए मैथ्यू की नजर इत्तेफाक से एक मशहूर नॉवेलिस्ट पर पड़ी, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स को सेमिनार दे रही थी। वो राइटर एलिस देखने में जवान और खूबसूरत थी। मैथ्यू फौरन उसकी तरफ खींचा चला गया। ये पहली नजर में प्यार हो जाने वाला मामला था। लेकिन जैसे ही वो एलिस को देखने में खोया हुआ था, उसके दोस्त ने अचानक उसे झिंझोड़कर होश में लाया और मैथ्यू को याद दिलाया कि वो लोग तो बस मामूली मजदूर हैं। मैथ्यू ने इसे नजरअंदाज किया और फिर काम में लग गया। कुछ दिनों बाद मैथ्यू को पब्लिशर से वह जवाब मिला जिसका उसे इंतजार था। बदकिस्मती से उसकी नॉवेल रिजेक्ट हो गई थी और पल भर में उसकी सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गईं। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पब्लिशर को यह पूछने के लिए फोन किया कि उसकी राइटिंग के कौन से हिस्से उन्हें पसंद नहीं आए। वो अपनी नॉवेल को सुधारना चाहता था, लेकिन कॉल फौरन काट दी गई। ठीक अगले ही दिन मैथ्यू वापस काम पर था और उसे एक अपार्टमेंट साफ करने का काम मिला था। उसमें रहने वाले बुजुर्ग किराएदार की 2 दिन पहले मौत हो गई थी। अपार्टमेंट के मालिक ने बताया कि वो बुजुर्ग आदमी पिछले 35 सालों से यहाँ किराए पर रह रहा था, बिना किसी परिवार के, अकेला, और उससे कभी कोई मिलने भी नहीं आया था। उन्हें कहा गया था कि कुछ फर्नीचर चैरिटी में दे दें और बाकी का सारा सामान बस फेंक दें। उस बुजुर्ग आदमी के बेडरूम के अंदर मैथ्यू ने देखा कि वो कमरा किताबों, अखबारों और तरह तरह की छोटी मोटी चीजों से भरा पड़ा था। इससे साफ पता चल रहा था कि मरने वाले को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैथ्यू ने जल्दी जल्दी सारा सामान प्लास्टिक की थैलियों में भरना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि उस मर चुके बुजुर्ग आदमी का नाम लियोन था। उसे जवान लियोन की एक तस्वीर भी मिली, जो कभी एक सैनिक था और अल्जीरिया में जंग लड़ चुका था। अचानक लेदर कवर वाली एक धूल भरी किताब अलमारी के ऊपर से नीचे गिरी, जिससे वो चौंक गया। उसने उत्सुकता से उसे खोला। वो असल में लियोन की पर्सनल डायरी थी, जो उसने अल्जीरिया में एक फ्रांसीसी सैनिक के तौर पर अपने वक्त के दौरान लिखी थी। मैथ्यू फौरन ही उस लिखाई की शानदार क्वालिटी को समझ गया। उसमें लियोन की जिंदगी को बड़ी गहराई से बताया गया था, उसके पहले कत्ल से लेकर अफ्रीका के जंग के मैदानों में उसकी गहरी बेचैनियों तक। घर वापस आकर मैथ्यू अब भी एक नई नॉवेल लिखने के लिए जूझ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कहानी कैसे बनाए जो सच में पढ़ने वालों के दिलों को छू जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो लियोन की डायरी पर आधारित एक नॉवेल लिखेगा। उसमें लियोन की एक सैनिक के तौर पर जिंदगी का जिक्र था, जिसमें एक ऐसे खौफनाक माहौल को दिखाया गया था जहां आसमान काला हो जाता था, हाथ गुनाहों से लाल थे, और कैसे वो सख्त आदेशों और अपनी अंतरात्मा के बीच जूझता था, खासकर जब औरतें और बच्चे भी उस अल्जीरियाई जंग का शिकार बन रहे थे। लियोन की कहानी को कई दिनों तक दोबारा लिखने के बाद और ध्यान से असली किरदारों के नाम बदलने के बाद नॉवेल आखिरकार पूरी हो गई। हालांकि मैथ्यू को यकीन नहीं था कि इस कहानी के लिए कौन सा टाइटल सही रहेगा। आखिर में उसे प्रेरणा मिली। एक दमदार वाक्यांश में अल्जीरिया की रेत खून से काली हो गई। फिर उसने अपने नए नॉवेल का नाम रखा ब्लैक सैंड। अगले ही दिन काम करते हुए मैथ्यू को पब्लिशर का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसका नॉवेल ब्लैक सैंड बहुत बढ़िया है और उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया। मैथ्यू बहुत खुश था कि उसका नॉवेल एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन क्योंकि ये कहानी पूरी तरह से उसका अपना आइडिया नहीं थी, उसने लियोन की डायरी से सारे जरूरी पल बहुत ध्यान से नोट कर लिए, ताकि वो पब्लिशर को कहानी आसानी से समझा सके। सब कुछ याद करने के बाद उसने वो डायरी जला दी और दुनिया के सामने ये दावा किया कि ये कहानी पूरी तरह से उसी की लिखी हुई है। पर उसे क्या पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत जिंदगी भर उसका पीछा करने वाली थी। मैथ्यू आखिर में पब्लिशर से मिला, जो उसकी राइटिंग से बहुत खुश था। उसने मैथ्यू के लिखने के अंदाज और नॉवेल की दिल छू लेने वाली कहानी की तारीफ की और कहा कि इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे पढ़ने वाला खुद जंग के मैदान में पहुंच गया हो। इत्तेफाक से मैथ्यू ने वहां एलिस को देखा, जो उस नॉवेल को रिव्यू भी कर रही थी। मैथ्यू, जो अब भी उस पर लट्टू था, उसके पास गया। एलिस ने कोई खास भाव नहीं दिया, वो उसे पहचान नहीं पाई। उसने कहा कि ब्लैक सैंड एक बेहतरीन नॉवेल है, जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा है। तभी एक बुक स्टोर के मालिक ने मैथ्यू को आवाज दी और उसे बधाई दी। एलिस को अचानक एहसास हुआ कि वो जिस आदमी से बात कर रही थी वो मैथ्यू है, ब्लैक सैंड का लेखक। जाहिर है ये बात उसे इम्प्रेस कर गई। 3 साल बाद
मैथ्यू एक जाना माना लेखक बन चुका था। उसका नॉवेल एक जबरदस्त बेस्ट सेलर था, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई हुई। और तो और एलिस अब उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसने उसे अपने अमीर माता पिता एलन और हेलन से मिलने के लिए बुलाया, जो बीच पर एक आलीशान मैंशन में रहते थे। वहां एलन ने बड़े गर्व से उसे अपने फ्रांसीसी शाही जमाने के नायाब हथियारों का कलेक्शन दिखाया। इसके बाद एलिस मैथ्यू को समंदर किनारे टहलने के लिए ले गई और उसे एक शेड भी दिखाया जहां वो बचपन में अपने पापा के साथ लुका छिपी खेला करती थी। जब वो एलिस के साथ अपना कीमती वक्त बिता रहा था, तभी अचानक उसके पब्लिशर का फोन आ गया। मैथ्यू ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था। ब्लैक सैंड को रिलीज हुए 3 साल हो चुके थे और मैथ्यू ने अब तक कोई नया नॉवेल जमा नहीं किया था। उसके फैंस उसके नए काम का इंतजार कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे नया मटेरियल देना ही था, पर उसने अब तक एक पन्ना भी नहीं भेजा था। अपने कमरे में मैथ्यू बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो एक अच्छा नॉवेल नहीं लिख पा रहा था क्योंकि दिल ही दिल में वो जानता था कि उसमें वो कुदरती टैलेंट नहीं है। और तो और अब पब्लिशर ने उसकी रॉयल्टी भी रोक दी थी क्योंकि उसने नया नॉवेल लिखने का अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया था। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि रॉयल्टी हमेशा मिलती रहे, इसके लिए एक लेखक को कम से कम 2 नॉवेल लिखने होंगे। फिर स्टैनिस्लास, या शॉर्ट में कहें तो स्टैन, जो एलन और हेलन का थोड़ा घमंडी गॉडसन था, वहां आया और मैथ्यू से मिला। उन्होंने साथ में कुछ ड्रिंक्स लिए। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि स्टैन का एलिस पर क्रश है और उसे मैथ्यू का उसका बॉयफ्रेंड होना पसंद नहीं आ रहा था। अगले दिन मैथ्यू अब भी इसी उलझन में था कि क्या लिखे। उसने अपना पहला रिजेक्ट हुआ नोवेल समवन फ्रॉम बिहाइंड निकाला और उसे रिव्यू के लिए एलिस को दे दिया। उसने ये नहीं बताया कि ये उसी का काम है। दावा किया कि पब्लिशर ने उसे रिव्यू के लिए भेजा है और व्यस्त होने का नाटक करते हुए एलिस से प्रतिक्रिया जानने के लिए पढ़ने को कहा। थोड़ी देर बाद स्टेन आया और मैथ्यू से बातें करने लगा। स्टेन ने अल्जीरिया के बारे में अपने गहरे ज्ञान की डींगे मारी, जहां उसके पिता ने सेवा की थी, और अपनी हैरानी जताई कि मैथ्यू वहां कभी न जाने के बावजूद ब्लैक सैंड में युद्ध का इतना विस्तृत और सजीव विवरण कैसे लिख सकता है। हालांकि स्टेन लगातार मैथ्यू को घेरने के लिए उसकी कमजोरियों की तलाश करता रहा, यहां तक कि यह भी कहा कि एक आदर्श आदमी के लिए एलिस के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे थे, जिससे मैथ्यू असहज हो गया। उस शाम एलिस ने मैथ्यू को बताया कि उसने जो राइटिंग उसे दी थी वह बहुत खराब थी। वह इसे खत्म भी नहीं कर पाई क्योंकि यह बहुत ही उबाऊ थी और उसे यकीन था कि कोई भी पब्लिशर ऐसे नॉवेल को स्वीकार नहीं करेगा। मैथ्यू चुपचाप मन ही मन कुढ़ता रहा, खुद से निराश था। दिन बीत गए। नाश्ते के वक्त मैथ्यू को बैंक से एक कॉल आया। उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई थी और वे तुरंत पेमेंट की मांग कर रहे थे। मैथ्यू घबरा गया। उसका अकाउंट खाली था क्योंकि पब्लिशर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से उसकी रॉयल्टी रोक दी गई थी। वह ब्लैक सैंड जैसा अच्छा दूसरा नॉवेल नहीं लिख सकता था, जिससे उसका तनाव और आत्मसंदेह और बढ़ गया। हताश होकर उसने एक एक्सीडेंट का नाटक किया और अस्पताल चला गया, यह दावा करते हुए कि उस पर लुटेरों ने हमला किया था। यह एक झूठ था ताकि एलिस और उसके परिवार को यह पता न चले कि वह असल में तनाव में था और खुद को चोट पहुंचा रहा था। इस बीच स्टेन को मैथ्यू के बारे में कुछ संदिग्ध महसूस होने लगा। घर वापस आने पर पब्लिशर नए नॉवेल की मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए मैथ्यू को लगातार परेशान करता रहा, लेकिन मैथ्यू सिर्फ झूठे वादे करता रहा। उसने एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा था। दूसरी ओर एलन, एलिस का पिता, अपने होने वाले दामाद को लेकर चिंतित लग रहा था। उसने मैथ्यू को बताया कि उसके लिए एक चिट्ठी आई है। जब मैथ्यू ने उसे खोला तो उसे डायरी के मालिक लियोन की एक तस्वीर मिली, जिसे मैथ्यू मरा हुआ मानता था। समय बीता। मैथ्यू एक फैन साइनिंग इवेंट के लिए एलिस के साथ एक बुक स्टोर गया। अचानक एक आदमी पास आया। उसने लियोन का दोस्त होने का दावा किया और कहा कि मैथ्यू ने एक मरे हुए आदमी की डायरी का गलत इस्तेमाल किया है। आर्नो नाम के उस आदमी ने चुप रहने के लिए 500 मिलियन की मांग की और धमकी दी कि वह जनता के सामने यह खुलासा कर देगा कि ब्लैक सैंड मैथ्यू का असली काम नहीं था। अगले दिन आर्नो ने फोन किया और पैसे की मांग की। मैथ्यू ने समय मांगा, यह समझाते हुए कि उसका अकाउंट खाली है। तब आर्नो ने खुलासा किया कि वह जानता था कि एलिस और उसका परिवार यार्ड में घूम रहे थे, जिसका मतलब था कि वह उनके घर की जासूसी कर रहा था। घिरे हुए मैथ्यू ने आर्नो को एलन के कलेक्शन से एक बहुत महंगी पिस्तौल देने का वादा किया। मैथ्यू से अनजान स्टेन उसके पीछे खड़ा था और उसने पिस्तौल के बारे में बातचीत सुन ली। उस रात बाद में मैथ्यू के लिए उस कलेक्टर की पिस्तौल चुराने का समय आ गया था। उसने एलन के गोल्फ ग्लव का इस्तेमाल किया और एक खिड़की तोड़ दी ताकि यह एक चोरी जैसा लगे। अगली सुबह पुलिस ने एलन के घर में हुई कथित चोरी की जांच पूरी की। मैथ्यू और एलिस ने एक अलार्म सिस्टम लगाने का सुझाव दिया। इस बीच स्टेन, जो मैथ्यू की एक दिन पहले की बातचीत से शक में था, हिम्मत करके
मैथ्यू के कमरे की तलाशी लेने चला गया। उसी समय एलिस और उसके पिता ताजी हवा के लिए बीच पर टहलने गए और मैथ्यू ने उनके साथ न जाने का फैसला किया। मैथ्यू के कमरे में वापस स्टेन को एक लकड़ी का बुक बॉक्स मिला और उसने स्टैन को वो पिस्तौल पकड़े हुए पाया जो उसने छिपाई थी। स्टैन ने तुरंत मैथ्यू पर हमला कर दिया और कहा कि वो एलिस को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। एक जबरदस्त हाथापाई में मैथ्यू ने पिस्तौल से स्टैन के सिर पर वार कर दिया। दुख की बात है कि सिर की उस चोट से स्टैन की मौत हो गई, जिससे मैथ्यू हैरान रह गया। उसका इरादा कभी भी जान लेने का नहीं था। कुछ ही पलों बाद दूर से एलिस की आवाज गूंजी, जिससे मैथ्यू ने जल्दी से स्टैन की लाश को उसके सामान के साथ अलमारी में छिपा दिया। खुद को साफ करते हुए मैथ्यू ने अपनी गर्दन पर स्टैन के खरोंच के निशान देखे, जिसे उसने कॉलर वाली शर्ट से ढक लिया। जल्द ही एलेन और एलिस आ गईं और सोच रही थीं कि स्टैन बिना अलविदा कहे इतनी अचानक क्यों चला गया। एलिस ने उसे फोन करने की कोशिश की, जिससे मैथ्यू घबरा गया। उसने जल्दी से स्टैन का फोन साइलेंट किया और एलिस को मैसेज भेजा, ये कहते हुए कि स्टैन एक जरूरी काम से चला गया है। उस शाम वे सब एक साथ डिनर कर रहे थे जब अचानक छत से डाइनिंग टेबल पर कुछ टपका। मैथ्यू को तुरंत डर लगा कि यह स्टैन का खून है जो रिस रहा है, लेकिन यह सिर्फ उसका अपना डर निकला। वो तरल असल में उसकी नक्सीर का खून था। एलिस ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैथ्यू ने मना कर दिया और टेबल से उठकर अलमारी देखने भागा। उसे राहत मिली कि फर्श पर कोई लाल तरल लीक नहीं हो रहा था या जमा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद एलिस अपने कुत्ते को लेकर मैथ्यू को देखने आई। कुत्ता अलमारी के दरवाजे पर जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे मैथ्यू को थोड़ा गुस्सा आया और उसने एलिस को तुरंत जाने के लिए कहा। उस रात बाद में जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, मैथ्यू ने अपने ससुराल वालों के शेड से औजार निकाले। उसने स्टैन की लाश को एक चटाई में लपेटा और अपने दुबले पतले शरीर के साथ उसने पूरी ताकत लगाकर उस बंडल को ऊपरी मंजिल से नीचे धकेल दिया। फिर वो उसे समुद्र तट पर ले गया, लाश को डुबाने की योजना बना रहा था। मैथ्यू को स्टैन को समुद्र में डुबाने के लिए भारी धातु के वजन मिले और आखिरकार वो भयानक मंजर शुरू हो गया। अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद मैथ्यू वापस भागा, लेकिन अजीब तरह से नाव का इंजन बंद हो गया। जल्द ही पानी पर एक समुद्री पुलिस गश्ती नाव दिखाई दी। घबराकर मैथ्यू पकड़े जाने के डर से तुरंत समुद्र तल में कूद गया और बेतहाशा किनारे की ओर तैरने लगा। सुबह का सूरज निकल चुका था। मैथ्यू घर के लोगों के जागने से पहले जल्दी से घर वापस आ गया। यह दिखाना चाहता था कि जैसे वो कहीं गया ही नहीं था। वो जल्दी से बिस्तर में घुस गया, लेकिन एलिस पहले से ही जागी हुई थी और चुपचाप सोच रही थी कि मैथ्यू पूरी रात कहाँ था। उस दोपहर बाद में मैथ्यू उठा और एलिस को ढूंढने लगा, यह सोचकर कि वो समुद्र तट पर हो सकती है, और हुआ भी वही। एलिस एक उपन्यास पढ़ने में मग्न थी। वो चट्टानों के पास तैरते हुए एक लिपटे हुए बंडल को देखकर चौंक गई। हालांकि ये सिर्फ मैथ्यू का बुरा सपना था। फिर उसने एक ताजगी भरा शावर लिया और जल्दी से चोरी की हुई कलेक्टर की पिस्तौल आर्नो को सौंप दी। आर्नो बहुत खुश था क्योंकि वो उस एंटीक पिस्तौल की ऊंची कीमत जानता था। फिर उसने बताया कि वो लियोन का बेटा है। जब लियोन जिंदा था तब वो कभी अपने पिता से मिलने नहीं आया था, लेकिन अब जब उसके पिता की डायरी एक बेस्ट सेलिंग उपन्यास बन गई थी तो वो रिश्तेदारी का दावा कर रहा था और मैथ्यू से पैसे ऐंठ रहा था। घर लौटने पर मैथ्यू एलिस का बदला हुआ व्यवहार देखकर हैरान रह गया। उसने उस पर पिछली रात धोखा देने का आरोप लगाया, जिसे मैथ्यू ने जोर देकर नकार दिया। एलिस ने मैथ्यू के फोन पर कई कॉल्स देखे। उसे लगा कि वो किसी दूसरी औरत के हैं, पर असल में वो आर्नो के थे। मैथ्यू ने बेताबी से समझाने की कोशिश की कि वो ही अकेली औरत थी जिससे वो प्यार करता था। उसने हमेशा उसी का सपना देखा था, पहली नजर से ही, लेकिन तब वो कुछ भी नहीं था। फिर ब्लैक सैंड ने सब कुछ बदल दिया। वे एक दूसरे को जानने लगे और वो उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मैथ्यू ने आखिरकार कबूल कर लिया कि वो कोई महान लेखक नहीं था और वो नॉवेल असल में उसका नहीं था। उसे बस इस बात का डर था कि अगर एलिस को सच पता चल गया तो वो उसे छोड़ देगी, पर उसे राहत मिली क्योंकि एलिस अब भी उससे प्यार करती थी, ये जानते हुए भी कि वो शानदार लेखक नहीं था जैसा वो सोचती थी। उसने कहा उनका प्यार सच्चा था और उसे किसी वजह की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सुलह कर ली और बाकी का दिन साथ बिताया। कुछ दिनों बाद मैथ्यू को अपनी ही कहानी पर एक नॉवेल लिखने की प्रेरणा मिली। इसकी शुरुआत एक मामूली इंसान के तौर पर उसके अतीत से हुई। एक ऊंचे घराने की लड़की के प्यार में पड़ना, उसके कड़े संघर्ष और उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था, जिसमें वो हत्या और वो झूठ भी शामिल थे जिनका उसने सामना किया था। बेशक उसने सभी किरदारों के नाम बदल दिए ताकि एलिस और बाकी किसी को शक न हो कि यह उसकी असली कहानी है। मैथ्यू यह साबित करना चाहता था कि वो अपने दम पर एक अच्छा नॉवेल लिख सकता है, जबकि एलिस उसे लगातार प्रोत्साहित करती रही कि वो कभी हार न माने। आखिरकार नॉवेल पूरा हो गया। उसने उसका टाइटल झूठे दिखावे रखा और आत्मविश्वास से लेखक के तौर पर अपना नाम लिख दिया।
लेकिन जब वो बीच पर एलिस को ढूंढने गया तो उसने देखा कि पुलिस को समुद्र में स्टैन की लाश मिल गई थी। वो घबरा गया। उसकी मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही थीं। जल्द ही पुलिस उनके घर पहुंची और वहां रहने वालों को बताया कि स्टैन के नाखूनों के नीचे त्वचा मिली है, जिससे पता चलता है कि स्टैन ने अपने हमलावर को खरोंचा था। पुलिस ने अनुरोध किया कि घर के हर सदस्य, जिसमें पड़ोसी और स्टैन को जानने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है, रविवार को पेरिस में डीएनए टेस्ट करवाएं। जैसे कि ये काफी नहीं था, आर्नो ने मैथ्यू को फिर से फोन किया और पैसों की मांग करते हुए। मैथ्यू और ज्यादा निराश होता गया। वो एक दुविधा में था। अगर वो डीएनए टेस्ट देता तो वो निश्चित रूप से स्टैन की हत्या के लिए पकड़ा जाता और जेल भेज दिया जाता। वो इस नामुमकिन स्थिति से बचने का रास्ता पागलों की तरह सोचने लगा। अगले दिन एलिस और उसके माता पिता अंतिम संस्कार के लिए पेरिस में स्टैन के माता पिता से मिलने के लिए निकल गए। मैथ्यू उनके साथ नहीं जा सका। उसने अपने पब्लिशर के साथ मीटिंग का बहाना बनाया। फिर उसने एलिस को अपनी जिंदगी की कहानी वाला नॉवेल दिया, उसे पढ़ने के लिए कहा और रविवार को डीएनए टेस्ट के लिए पेरिस में उससे मिलने का वादा किया। अब आर्नो के साथ उसकी मीटिंग का समय हो गया था, जो उसे लगातार पैसे ऐंठ रहा था। मैथ्यू ने सीट बेल्ट बकल स्लॉट में एक सिक्का डालकर आर्नो को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई, इस उम्मीद में कि वो खराब हो जाएगा। आर्नो खुद को बेहतर महसूस करते हुए मैथ्यू के पैसे न देने पर एलिस और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। यहां तक कि उनके घर से कीमती सामान खुद ले जाने की योजना भी बना रहा था। मैथ्यू, जो अब पूरी तरह से घिन से भर चुका था, उसने कार को कुछ चट्टानों से टकरा दिया। खुशकिस्मती से मैथ्यू बच गया, लेकिन आर्नो मारा गया था। उसका सीट बेल्ट साफ तौर पर फेल हो गया था। फिर मैथ्यू ने डीएनए टेस्ट और जेल से बचने के लिए एक हताश योजना बनाई। उसने आर्नो की लाश को ड्राइवर की सीट पर रख दिया, घड़ी, बटुआ और फोन उसके ऊपर रख दिए, इस उम्मीद में कि हर कोई मानेगा कि मैथ्यू खुद मर चुका है। खतरा यह था कि उसे मरा हुआ मान लिया जाएगा और वो फिर कभी एलिस के साथ नहीं रह पाएगा। इस पूरे सीन को परफेक्ट बनाने के लिए उसने कार और लाश पर पेट्रोल छिड़का और उन्हें आग के हवाले कर दिया। इसके बाद मैथ्यू गायब हो गया और पूरी दुनिया यही मान रही थी कि वो उस हादसे में मारा गया है। 2 दिन बाद मैथ्यू एक होटल से खबरें देख रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि वो, ब्लैक सैंड का शानदार लेखक, एक कार हादसे में दुखद रूप से मारा गया है। 2 साल बीत गए। मैथ्यू अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया था और कबाड़ उठाने का काम कर रहा था। उसने इस बात से समझौता कर लिया था कि वो कोई महान लेखक नहीं है और शायद यही उसकी असली किस्मत थी। उसके लिए मशहूर होकर जेल में सड़ने से बेहतर एक आम इंसान की जिंदगी जीना था। भले ही उसकी कमाई बहुत कम थी, पर उसकी जिंदगी आखिरकार सुकून भरी थी, एक झूठ जीने के बोझ से आजाद। जल्द ही बारिश होने लगी, जिससे शहर की सड़कें भीग गईं। घर जाते हुए जब वो एक किताबों की दुकान के पास से गुजरा तो मैथ्यू अपनी ही तस्वीर को सामने लगा देखकर हैरान रह गया। उसकी जिंदगी पर लिखा नॉवेल फॉल्स प्रिटेंसेस, जो उसने एलिस को दिया था, एक पब्लिशर ने छाप दिया था और अब वो पूरे यूरोप में एक बेस्ट सेलर था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने अंदर एलिस को एक बच्चे के साथ भी देखा, जो असल में उसका अपना बेटा था। मैथ्यू पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने प्यारे बच्चे को गले भी नहीं लगा सकता था। तभी अचानक एलिस ने दरवाजे की तरफ देखा और कहानी यहीं खत्म हो गई।